हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स यूपी। दिस इज़ ऋतु पांडे। और यहाँ हमारे चैनल पर हर तरह की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है वो स्किप ना हो सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहली अपडेट हमारी यूपीपीसीएल से रिलेटेड है, जिसमें यहाँ पर कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विद्युत विभाग में तकनीकी सहायकों की भर्ती में अर्हता परीक्षा को समानीकरण प्रक्रिया में नियम विरुद्ध शामिल करने के विरुद्ध दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व विद्युत सेवा चयन आयोग से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने कुलदीप सिंह व 2 अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका के अनुसार विद्युत विभाग में 247 टेक्नीशियनों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें विज्ञापन में कहा गया कि परीक्षा 2 भाग में होगी। पहला भाग कंप्यूटर ज्ञान 50 अंक का, जिसमें न्यूनतम 20 अंक पाना अनिवार्य होगा। गलत उत्तर पर 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। इस अंक को चयन मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरे भाग की परीक्षा की मेरिट में चयन सूची तैयार की जाएगी, लेकिन दोनों ही परीक्षाओं में समानीकरण प्रक्रिया लागू होगी। समानीकरण प्रश्नों के लेवल को बरकरार रखने की प्रक्रिया है। याची का कहना है कि जब परीक्षा का प्रथम भाग अर्हता निर्धारण मात्र है तो इससे समानीकरण करना अनुचित है। नियमावली में समानीकरण का कोई उपबंध नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब्स यूपी की एंड्रॉयड ऐप भी है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको इजीली अपडेट्स मिल सकती है। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कि एक्टिव है, उस पर भी आप सारी अपडेट पा सकते हैं। और हमारा चैनल है, अगर आप इस पे यूट्यूब पे वीडियो हमारी फॉलो करना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगली अपडेट हमारी बेसिक शिक्षा विभाग से है, जिसमें जिला में अंतरजातीय अंतर जनपदीय जिले में अंतर जनपदीय स्थानांतरण में मिलेंगे 773 शिक्षक जाएंगे और 273 यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद की अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सूची में शामिल शिक्षकों को प्रदेश के सभी जिलों में सोमवार से रिलीव करने का काम शुरू हो गया। 2 दिन 1 एवं 2 फरवरी को शिक्षकों को रिलीव करने के बाद 4 व 5 फरवरी को कार्यभार ग्रहण करना होगा। प्रयागराज में स्थानांतरण में 263 शिक्षक दूसरे जिलों में जाएंगे, जबकि दूसरे जिलों से 773 शिक्षक प्रयागराज आएंगे। इस प्रकार जिले में 500 से अधिक शिक्षक स्थानांतरण के बाद बढ़ जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि सोमवार को शिक्षकों को रिलीव करने का काम शुरू हो गया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को सूची में शामिल सभी शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अगली अपडेट छात्रवृत्ति से संबंधित है, जिसमें स्पॉट सीट पर दाखिला लेने वाले सामान्य छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक पाठ्यक्रम मैनेजमेंट कोटा या स्पॉट सीट पर प्रवेश लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को न तो शुल्क की भरपाई होगी और न ही उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी। यह प्रावधान इस सत्र से लागू किया गया है। हालांकि पुराने छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक योजना का लाभ मिलता रहेगा। इस संबंध में शासन ने एनआईसी को निर्देश जारी कर दिया है। शासन ने वर्ष 2019 में इस संबंध में जारी नियमावली में कहा था कि यह प्रावधान सत्र 2020-21 से लागू होगा। इसके तहत निजी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थानों में मैनेजमेंट कोटा या स्पॉट एडमिशन सीट पर दाखिला लेने वाले छात्र छात्राओं को शुल्क भरपाई नहीं की जाएगी। निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा से दाखिला लेने का प्रावधान है। इन प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से काउंसलिंग के बिना सीधे प्रवेश लेने वाले छात्र मैनेजमेंट कोटे के अंतर्गत आते हैं। और सामान्य कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए यह व्यवस्था वर्ष 2018-19 से ही लागू है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए यह योजना चालू सत्र से लागू की गई है। सत्र 2020-21 में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में दाखिला लेने वालों पर यह नियम लागू होगा। उस पाठ्यक्रम में
पहले से पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस सुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा आज से शुरू हो गई है। बीटीसी 2013, 14, 15 एवं डीएलएड के 17, 2017 और 18 चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 2 से 4 फरवरी के बीच होगी। प्रदेश के 208 केंद्रों पर 86,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। रजिस्ट्रार परीक्षा नियामक प्राधिकारी राजशेखर ने बताया कि परीक्षा के लिए वाराणसी में सबसे अधिक 17, आगरा में 13, अयोध्या में 11 एवं प्रयागराज में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा को बिना किसी बाधा के पूरी कराने के लिए डायट प्राचार्यों एवं जिला विद्यालय निरीक्षणों को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र प्रभारियों से परीक्षा के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया गया है। शहर में 11 केंद्रों पर परीक्षा होगी। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से रिलेटेड अपडेट है, जिसमें प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 17 अप्रैल को एक सत्र में सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रयागराज एवं लखनऊ में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि और पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। इसके साथ ही आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा 2020 का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। इस परीक्षा के तहत राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती होनी है। स्क्रीनिंग परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसी आधार पर उनका चयन होगा। जिन 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर ने पदों पर भर्ती होनी है, उनमें अर्थशास्त्र, इतिहास, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र, भूगोल, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीति शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, हिंदी एवं गणित विषय है। आयोग सचिव जगदीश जी के अनुसार गणित विषय की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें गणित विषय के 70 और सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान होंगे और अधिकतम 150 अंक होंगे। वहीं बाकी 18 विषयों की परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 120 प्रश्न होंगे। अगली अपडेट हमारी यूपीपीएससी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड हिंदी पुरुष वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई हैं और ये जानकारी यूपीपीएससी के मीडिया प्रभारी पुष्कर श्रीवास्तव ने आयोग से धरना प्रदर्शन करने पहुंचे अभ्यर्थियों को दी है। साथ ही आश्वासन दिया कि हिंदी महिला वर्ग और सामाजिक विज्ञान पुरुष एवं महिला वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें भी निदेशालय को शीघ्र ही भेज दी जाएगी। अगली अपडेट यूपीपीएससी से रिलेटेड ही है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए जारी 4 अलग अलग विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में 8,725 ने अपने आवेदन में गलती कर दी है। किसी ने फोटो सही तरीके से नहीं लगाई है तो किसी ने हस्ताक्षर में गड़बड़ी की है। आयोग ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है और उन्हें आवेदन में संशोधन का एक मौका दिया है। जिन अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, उन्हें 8 फरवरी तक सही फोटो एवं हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। नियत तिथि के बाद इस बारे में किसी भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। जिन भर्तियों के लिए आवेदन में गड़बड़ी हुई है, उनमें राज्य कृषि सेवा परीक्षा भी शामिल है। राज्य कृषि सेवा के तहत 564 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों ने 1,462 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। साथ ही राज्य के महाविद्यालयों में प्रवक्ता के 1,473 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में 6,369 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर में गड़बड़ी मिली है। इसके अलावा उन्होंने आयोग ने एक अन्य विज्ञापन के तहत प्रदेश के राज्य के महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों समेत अन्य विभागों में कुल 328 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। साथ ही एक अन्य विज्ञापन के तहत विभिन्न विभागों
विभागों में 18 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इन दोनों विज्ञापनों के तहत सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वालों में 884 अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर त्रुटिपूर्ण मिले हैं। तो जिन लोगों ने भी इसमें अप्लाई किया और जिनके आवेदन में कुछ गड़बड़ी है तो वो जाकर वेबसाइट पर चेक कर लें। उन्हें 8 फरवरी तक मौका दिया जाएगा अपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें सुधार करने। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परीक्षा ऑनलाइन करने की अपडेट निकाली, जिसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आगामी सेमेस्टर में वार्षिक परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सत्र 2020-21 की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में कराए जाने का निर्णय लिया था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह निर्णय वापस लिया जा सकता है। इस बारे में 5 फरवरी को परीक्षा समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन पर अंतिम मुहर लग सकती है। पिछले सत्र 2019-20 में भी कोविड के मद्देनजर अंतिम वर्ष एवं अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई गई थी। वर्तमान सत्र 2020-21 में कक्षाओं का संचालन भी ऑनलाइन मोड में ही किया जा रहा है। इसके साथ ही स्नातक की बैक पेपर परीक्षा भी ऑनलाइन मोड में कराने की तैयारी हो गई है। 5 फरवरी को परीक्षा समिति की बैठक में ऑनलाइन मोड में परीक्षाओं के आयोजन पर अंतिम मुहर लगाने की पूरी संभावना है। ऐसे में हॉस्टलों को खोले जाने को लेकर चल रही उहापोह पर भी विराम लग जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीआरओ डॉक्टर जया कपूर का कहना है कि कोविड-19 की नई सरकारी गाइडलाइंस में कोई फेरबदल न होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन आगामी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में ही आयोजित कराने विचार कर रहा है। गाइडलाइंस के तहत छात्रों को हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराना संभव नहीं होगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि परीक्षा ऑनलाइन मोड में ही कराई जाएगी। 5 फरवरी को परीक्षा समिति की बैठक में इस पर निर्णय होगा। अगली अपडेट यूपीएससी से रिलेटेड है, जिसमें सिविल सेवा में अतिरिक्त मौके पर सुनवाई को लेकर कहा गया है कि जल्दी इसकी सुनवाई सामने आएगी कि क्या इसका फैसला लिया गया है। सरकार ने फैसले लेने के लिए कुछ और समय मांगा है और केंद्र सरकार ने और मौका न देने के रुख को दोहराया है। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए एक अतिरिक्त अवसर की मांग करने वाले उन लोगों की याचिका पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है, जिन्होंने अक्टूबर 2020 में यूपीएससी परीक्षा का अंतिम प्रयास किया था। सोमवार को जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने याचिका पर विचार किया। इस सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि सरकार को फैसला लेने में कुछ और समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने अगले शुक्रवार के लिए याचिका को सूचीबद्ध कर दिया है। तो ये थी हमारी अभी तक की अपडेट। ऐसी हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।